आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का सेकेंड टॉपिक, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में दो वर्ड है, फर्स्ट एलिवेशन और सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए आपका ये टॉपिक प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट समझेंगे सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, लेकिन आज सारा कॉन्सेप्ट देते हुए आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए जैसे ही आप कुछ सोचना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में स्वतः एक डेफिनेशन आ जाता है, द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग बॉयल। जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज खौल जाता है, उबल जाता है, बॉयल हो जाता है, उसे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में सोचना शुरू कीजिए तो आप ये बोलते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई चीज फ्रीज हो जाता है तो उसको कहते हैं हम फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का हमने डिफिनेशन दिया वो आपके और हमारी समझ पर, कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर नहीं हमने डिफिनेशन दिया। जो नए स्टूडेंट आए हैं या जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, प्लीज ध्यान से बस हमको 40 मिनट 30 मिनट समय दे दीजिए या 20 मिनट ही समय दे दीजिए और तब देखिए हम आप में परिवर्तन समझ में ला रहे कि नहीं। अगर आप इधर उधर ध्यान रखेंगे तो हमारा क्षमता नहीं है कि हम आपको ठीक कर सके और आपके दिमाग को ठीक कर सके, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम एक टीचर हैं और आप में क्या दिमागी खराबी है आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए सर, तो यहाँ पर हमने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई चीज खौल जाता है उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट आप समझते हैं, लेकिन ये डिफिनेशन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं है। इसलिए यहां पर हम एक एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट देते हुए आपको समझाने जा रहे हैं इसका ओरिजिनल डिफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का। क्या है ओरिजिनल डिफिनेशन, समझने के लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये कंटेनर है, इस रूम टेम्परेचर पर हम इस कंटेनर में वाटर लिए हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट इतना तो जरूर जानते हैं कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, लगभग नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर बॉयल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉयल होता है। क्या आपने कभी सोचा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों बॉयल होता है? आज इसका जवाब आपको मिलने जा रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो ये वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर क्यों नहीं बॉयल हो रहा है, तो जब पता लगाइएगा कि इसका मेन रीजन क्या है, तो पता ये चलता है कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस वर्तमान है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के सरफेस पर, यानी उसका जो वेपर प्रेशर है वो इस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कहीं अधिक है, जिसके कारण लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस छोड़कर ऊपर नहीं उठ रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है या गैस का वेपर प्रेशर है, आखिर होता कितना है? तो गैस का वेपर प्रेशर जो होता है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एटीएम में 1 एटीएम, एमएम में 760 mm ऑफ एचजी या एचजी कह सकते हैं, और सीएम में 76 cm एचजी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रेशर को ये कैसे लिखा जा रहा है एमएम और सीएम में। तो आपको बता दें कि कोई भी गैसेस सिलेंडर होता है और उसमें गैस भरा है और आप उसके गैस के प्रेशर का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और बैरोमीटर यहां पर एक होल के माध्यम से आप अटैच करेंगे और आप इसमें बैरोमीटर यूज करेंगे इसके प्रेशर को मेजर करने के लिए। यहां पर बैरोमीटर में पारा भरा रहता है एचजी। जैसे ही आप यहां से की खोलेंगे ये गैस जाकर इसके पारा के सरफेस पर प्रेशर डालेगा और ये पारा जितना सीएम ऊपर चढ़ेगा, सपोज दैट 20 सीएम चढ़ गया अपने नॉर्मल रेंज से, तो 20 cm ऊपर चढ़ा तो आप समझते हैं कि 76 cm इक्वल 1 atm होता है। तो जब 76 cm इक्वल 1 atm होता है तो 20 cm को एटीएम में नहीं बदल लेंगे। तो 76 cm इक्वल 1 atm होता है तो 20 cm को आप एटीएम में बदल लेंगे। तो यहां पर आप एमएम में रहे, सीएम में रहे, उसको एटीएम में, पास्कल में बदल सकते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एटीएम में 1 एटीएम, एमएम में 76 mm और सीएम में 76 cm होता है और 760 mm में होता है। यहां पर अगर हम पास्कल में बात करें तो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। बार में अगर बात करें तो 760 का डबल 1.013 बार होता है।
अगर हम टॉर में बात करें तो 760 टॉर होता है। आपको बता दें कि इस बैरोमीटर का खोज टॉरिसेली नामक साइंटिस्ट ने किया था, तो उनके सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में ये यूनिट बनाया गया प्रेशर का, टॉर। तो टॉर भी यूनिट है, पास्कल भी यूनिट है, बार भी यूनिट है, एटीएम भी यूनिट है, ये सारा यूनिट है किसका? प्रेशर का। तो हम कब से क्या समझा रहे हैं? जनरल नॉलेज का एक फेमस क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ऑप्शन 180 m, 760 mm, 76 cm, 1.013 बार, तो और लास्ट ऑप्शन है ऑल। तो अगर आपको नॉलेज ऑल होगा तो अब ऑल पर टिक मारेंगे, ये नहीं केवल 760 देखे और टिक मार दी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पूरा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ध्यान देंगे हम क्या बताना चाहते हैं। अब आपको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर आइए। हम ये लिक्विड लिए थे एक कंटेनर में और ये लिक्विड वेपराइज नहीं हो रहा था, तो आप ये समझ रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, यानी गैस का जो वेपर प्रेशर है, वो इस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कहीं अधिक है। तो आप इसको गर्म करना शुरू किए। जब गर्म करना शुरू किए, टेम्परेचर देना शुरू किए, तो पता चला कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो वाटर है ये बॉयल हो गया। तो इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि इसका जो वेपर प्रेशर का मान है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अचीव कर लिया। जब आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते गए तो 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर का वैल्यू है इस वाटर के लिए जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm या 76 cm या 180 m के इक्वल हो गया। अब जब ऐसा हो गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, तो अब इसका क्षमता नहीं है कि इसको दबाकर नीचे रखे। अब ये निश्चित सरफेस छोड़कर ऊपर उठेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम था। इसी वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमने टेम्परेचर दिया और ये टेम्परेचर देने से इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। जिस टेम्परेचर पर जाकर इसके बराबर हो गया इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट नाम देते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ गैस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो समझ में आया बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ये तब होगा, ये तब संभव हो पाया जब हम टेम्परेचर बढ़ाते गए और जिस टेम्परेचर पर ये बॉयल होना शुरू हो गया, मतलब इसका वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो उस टेम्परेचर को हमने नाम दे दिया बॉइलिंग पॉइंट। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम इस लिक्विड का टेम्परेचर कम करते तो जिस टेम्परेचर पर जाकर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जो आज ही जान रहे। जिसको इसके जस्ट बाद आ रहा है टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां आप समझेंगे। फिलहाल अभी हम बॉइलिंग टेम्परेचर आपको समझा पाए। क्या हमने डिफिनेशन दिया एक बार फिर से? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 180 m होता है। कितना होता है? 760 mm होता है। कितना होता है? 76 cm होता है। अब आइए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन वर्ड क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या है? बस कुछ नहीं, इंक्रीजमेंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ोतरी। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन मतलब इंक्रीजमेंट। तो क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? ध्यान से समझा जाए। इसको भी हम एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट की सहायता से समझा रहे हैं। ये एक लिक्विड, एक वाटर, मतलब एक कंटेनर में वाटर लिया गया है। अब सभी लोग इतना समझ चुके हैं कि अगर ये बॉयल होगा तो कितने पर, तो इसको हम टेम्परेचर दिए, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो गया। बॉयल होने का मतलब आपको क्या समझ में आने लगा कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो ना उसका मान तो बोल सकते हैं 760 mm, cm में, ATM में इक्वल हो गया। और ये वाटर बॉयल हो रहा है, उसी तरह से बॉयल हो रहा है जैसे आप किचन में चाय बना रहे हैं और चाय उबल रहा है, अब गिरने वाला है और आप तुरंत पहुंचे और एक चम्मच चीनी डाल दिए तो चाय धीरे धीरे नीचे आ गया, शांत हो गया, गिरने से बच गया। तो आखिर कैसे? जरा सोच के देखिए कैसे। आपने क्या किया? आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए और ये खोल रहा था, अब शांत हो गया। और हुआ क्यों शांत? क्योंकि आप जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, इसका वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन बनने के बाद जो वेपर प्रेशर है, अब सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूट ऐड होने पर,
इसका वेपर प्रेशर घटकर सपोज दैट 730 mm हो गया और 730 mm पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मुकाबला नहीं करेगा, अब वो उससे कम हो गया तो अब वो शांत दिखाई देगा। तो आप क्या चाह रहे हैं कि फिर से खोले, फिर से आपका चाय खोले, तो आप टेम्परेचर देते रह गए, उसको लगातार टेम्परेचर देते रह गए, फिर से इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, तो पता चल रहा है कि अब जब सॉल्यूट उपस्थित हो गया तो ये अब 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है। तो आप जानना चाहते हैं कि पहले से कितना टेम्परेचर ज्यादा लिया, तो ये 10 कैसे आया, तो 110 माइनस 100, यानी यहां पर आपने 10 डिग्री सेल्सियस का जो मान अचीव किया, ये टीएस में से T0B का मान आपने घटा दिया, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का मान आपने घटा दिया। जो डिफरेंस आया वही तो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वही तो है बॉइलिंग पॉइंट में हुई वृद्धि, वही है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट, जिसको हम लोग नाम दिए है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको डिफिनेशन में कन्वर्ट करिए, क्या है टीएस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या है ये प्योर सॉल्वेंट, जो हम प्योर लिक्विड लिए थे शुरू में, जो बॉयल हो रहा था वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट T0B है। और जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आ गया, सॉल्यूशन आ गया, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट हो गया टीएस। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बी डिफाइंड एज या मे बी डिफरेंस ऑफ boiling point of solution and boiling point of pure solvent, और it is denoted by delta TB। इसको हम लोग डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, जरा ध्यान देंगे। इसको हम लोग डेल्टा मतलब डिफरेंस, टी मतलब टेम्परेचर और बी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस। डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है, टी मतलब टेम्परेचर का और बी बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है। दो टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है, डेल्टा टीवी। तो ये क्लास आपको हम पीछे भी प्रोवाइड कर चुके हैं। अब इससे आगे का मेन कैलकुलेशन रन करने जा रहा है, ध्यान देंगे। जो आप पढ़े 3 टर्म जाने, पहला बॉइलिंग टेम्परेचर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी से बताइए, व्हाट इज टीएस, सॉल्यूशन, और T0B और डेल्टा टीबी। चलिए ध्यान दिया जाए। अब आप पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन, समझेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड एल, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड एल, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड एल। ध्यान दिया जाए, व्हाट इज डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज एल, ठीक है। तो यहां पर जरा आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, दो कॉन्सेप्ट हम आप लोग को दे रहे हैं, अच्छे से ध्यान देंगे। पहला कॉन्सेप्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या आप सभी स्टूडेंट में से कोई भी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जानता है? P0B माइनस PS, ये होता है केवल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ध्यान देंगे, ये रिलेटिव लोअरिंग होता है। हम रिलेटिव लोअरिंग का बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, इक्वेशन नंबर 1, यानी जितना ज्यादा लोअरिंग होगा उतना ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। किस चीज का लोअरिंग? वेपर प्रेशर का। और सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, फिर से 1 इक्वल 2 और 2 इक्वल 3, देन वी राइट 1 इक्वल 3। क्या लिख सकते हैं? जब 1 इक्वल 2, 2 इक्वल 3, तो 1 इक्वल 3 भी हो सकता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू x है। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, बोलेंगे आप डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू x है। प्रोपोर्शनल हटते ही कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आ गया k x है। क्या x से बराबर आप लोग जानते हैं? Na बटा Na प्लस Nb। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए आया। कॉन्सेंट्रेटेड
और उसके बाद डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो ही हम लिखेंगे फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन जैसे ही लिखेंगे, तो पिछले लेक्चर में भी समझाए थे कि आज के बाद कभी भी डायल्यूट सॉल्यूशन लिखेंगे आप सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे Na इज मोर लेस देन, यानी सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट के मोल से क्या होगा, बहुत कम होगा। आप सभी स्टूडेंट को बता दें, या जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप ध्यान देंगे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर पीछे का सारा वीडियो लेक्चर या लेक्चर 1 जरूर कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 1 में आपको डायल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सबके बारे में प्लेलिस्ट में अपलोड है वीडियो, वहां पर आप समझ सकते हैं। फिलहाल डायल्यूट का मतलब आप समझ सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, नंबर ऑफ मोल इज मोर लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी बताइए Na प्लस Nb अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nb। जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए दोबारा समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल हम दिए थे उस दिन, Na बराबर हमने मान लिया 0.001 मोल और Nb बराबर हमने मान लिया 3.00000। अब आप ही बताइए, अगर दोनों को हम ऐड कर दे Na प्लस Nb कर दे तो 3.00001 होगा क्या? इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये तो अप्रोक्स 3 हो सकता है, तो इसका मतलब है कि Na प्लस Nb लिखे या सिर्फ Nb लिखे, बात तो बराबर है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है और ये पूरा 3 आ रहा है। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि यहां पर इस पूरे के बदले में हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, Nb लिख सकते हैं। तो जल्दी से बताया जाए, Nb लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Tb इक्वल के Na अपॉन Nb। समझ रहे हैं? अब यहाँ Na क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, Nb क्या है, सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या आप लोग लिखवा सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ क्या लिखवा सकते हैं, Mb। कोई दिक्कत है? अब ये पलटेगा रेशियो, तो ये इस तरह से मिलेगा, बोलिए डेल्टा Tb इक्वल K इंटू WA इंटू Mb अपॉन Ma इंटू, आप सभी को याद दिला दे कि मोलालिटी हमको लाना है और मोलालिटी का फॉर्मूला ये होता है WA इंटू 1000 बाई Ma इंटू WB। तो दिक्कत ध्यान देंगे। तो यहां पर हम इसको इस पर फिट करने के लिए कौन फालतू है, अलग से है। जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं ध्यान देंगे, यहां पर यहां Mb आपके मोलालिटी में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको बाहर करते हैं Mb को, और यहां पर हम Ma इंटू WB ला रहे हैं हम। देखिए 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, और ऐसा करने से हमको नजर आ गया कि इतना का वैल्यू सिर्फ m हो सकता है, स्मॉल m। और अब Mb अपॉन 1000 डेल्टा Tb, ठीक है। और अब आपको कुछ हम समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। K कांस्टेंट है, सब कोई जानता है। व्हाट इज Mb? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मान लेते हैं हमारा सॉल्वेंट वाटर है, तो इंडिया में H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 कैलकुलेट होता है, तो पाकिस्तान में, अमेरिका में, इसका मतलब हम ये एग्जांपल से प्रूफ करना चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास बदलता नहीं है। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो डेल्टा Tb इक्वल K इंटू Mb अपॉन 1000, ये कंप्लीट कांस्टेंट वैल्यू रखेगा, और इस पूरे के जगह आ गया Kb, एक नेक्स्ट कांस्टेंट हमने मान लिया। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट हटेगा। तो आज के क्लास में मैंने प्रूफ किया कि डेल्टा Tb प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के। अब एक बार शुरू से अंत तक 1 मिनट में केवल देखा जाए, ध्यान दिया जाए, बस 1 मिनट में हमारे। देखिए 1 मिनट में शुरू से अंत तक कंप्लीट आज के क्लास का रिकैप यहां से देखा जाए, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ध्यान देंगे। रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां सबसे पहले रिलेशन बिटवीन
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया सब आप देखेंगे, दिखेगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने बताया था, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, प्रोपोर्शनल हटते ही कांस्टेंट आ गया, फिर से दोबारा समझा रहे हैं, ध्यान बनाए रखिए। प्रोपोर्शनल हटते ही कांस्टेंट आ गया के, और यहाँ एक्स ए की जगह एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ध्यान देंगे के इक्वल एक्स ए, और के एक्स ए का हमने मान रख दिया। अब हम जैसे ही लिखेंगे फॉर डायरेक्ट सॉल्यूशन, तो एन ए प्लस एन बी के जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ एन बी, और यहाँ एन ए अपॉन एन बी हो गया। अब यहाँ Na का मान हमने रख दिया, कैसे Na का मान आया, नंबर ऑफ मोल निकलता है गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से भाग देने पर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास से भाग देने पर WA अपॉन Ma और WB अपॉन MB। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर ये पलटा रेशियो, तो WA इंटू MB, WA इंटू MB और MA इंटू WB। अब यहाँ पर हमने बताया था कि मोलारिटी लाना है, तो मोलारिटी WA इंटू बाई MA इंटू WB, तो इस पूरे के जगह पर फिट होगा M फिट होगा। तो यहां पर देखिए इसके जगह पर M आ गया, और यहां हमने क्या किया, MB को बाहर कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, और इतना के जगह M आ गया। और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इस तीनों का कैलकुलेशन करने पर इस पूरे के जगह पर हम ला रहे हैं KB को। ठीक है, किसको ला दिए, KB को। और डेल्टा टीबी इक्वल KB इंटू M, और KB यहां हटते ही प्रूफ हो गया आज के क्लास में। क्या प्रूफ हो गया कि डेल्टा टीबी जो होता है मोलारिटी के क्या होता है, डेल्टा टीबी को क्या कहते हैं आप लोग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ। अब 2 मिनट और आपको बता दें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ने का मेन लक्ष्य नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। या चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब जब आप पढ़ेंगे, हमारा लास्ट स्टेप होगा कि हम मॉलिक्यूलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकाल दें। तो मॉलिक्यूलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकालने के लिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। डेल्टा टीबी इक्वल KB इंटू M आप जानते हैं, और M इक्वल आप अच्छे से लिख सकते हैं WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। जल्दी से देखकर बताइए इसमें कौन मॉलिक्यूलर मास है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। कुछ नहीं करना है, MA आ जाएगा यहाँ डेल्टा टीबी की जगह पर, डेल्टा टीबी आ जाएगा इसके जगह पर। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ठीक है, तो ध्यान देंगे KB इंटू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB है, MA केवल यहाँ आ जाएगा और डेल्टा टीबी यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह आपका फाइनल फार्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आ चुका है, KB इंटू WA इंटू 1000 बाई डेल्टा टीबी इंटू WB। सबके बारे में बोलना शुरू कीजिए। व्हाट इज MA, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। व्हाट इज KB, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये KB, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो हम 3 कांस्टेंट के बदले में लिए हैं। और WA गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, WB। तो ये था आपका आज का क्लास जो समाप्त हुआ। और भी कॉन्सेप्ट के साथ कल क्लास स्टार्ट होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, तब आप आगे समझ पाएंगे। तो जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए जल्दी से